इससे पहले के लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लोकसभा के विषय में, राज्यसभा के विषय में, लोकसभा की कार्यवाहियों जैसे कि प्रश्नकाल, शून्यकाल, समस्त प्रकार के प्रस्ताव जैसे धन्यवाद प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उसी संसद की कार्यवाही का एक चरण तो हम पढ़ चुके हैं और संसद की कार्यवाही में ही एक दूसरा चरण आता है। दूसरा चरण क्या, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि जो समस्त प्रकार के विधेयक होते हैं, भाई हमारे यहाँ न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है। विधायिका का काम क्या है? विधायिका है क्या? हमारे यहाँ जो सांसद बैठे हुए हैं संसद में या विधायक बैठे हुए हैं विधानमंडल में, वही विधायिका का मेन हिस्सा है। तो उनका काम क्या होता है? संसद में बैठ के वो क्या करते हैं? उनका प्रमुख काम होता है विधेयकों पे चर्चा करना, विधेयकों को पास कराना। सरकार का मेन काम क्या है? सरकार जब तक किसी विधेयक को पास नहीं करा देती तब तक वह कानून नहीं बनता, और जब तक कानून नहीं बनता तब तक हमारी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इसका कोई अस्तित्व है? जब तक कोई कानून ही धरातल पे नहीं उतरता। तो कानून के धरातल पे उतरने को प्रोसेस में लाने के लिए बिल पेश किए जाते हैं, अधिनियम पेश किए जाते हैं, या यूँ कहें कि विधेयक पेश किए जाते हैं। राज्यसभा में और लोकसभा में दोनों ही सदनों में विधेयक पेश किए जाते हैं। वही विधेयक आगे चल के पहले एक सदन से पारित होते हैं, फिर दूसरे सदन से पारित होते हैं, फिर राष्ट्रपति की टेबल पे जाके वो कानून बनते हैं। तो वो एक लंबी प्रक्रिया है। आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं आपके सामने आपको बहुत विस्तार से ये समझाने के लिए कि आखिर विधेयक होते कितने प्रकार के हैं, और उनमें से जो प्रमुख हैं, होते तो बहुत से प्रकार के हैं, लेकिन जो बिल्कुल प्रमुख हैं वो हम आज पढ़ेंगे और एक आगे पढ़ेंगे। चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। तो मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। STS ऑनलाइन पर आप मुझे सुन रहे हैं। जैसा कि आप में से बहुत से बच्चे जानते भी हैं, विधेयक मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, और एक यहाँ लिखा आप नहीं देखा पा रहे हैं, आप तो 3 देख रहे हैं, साधारण विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक। एक यहाँ पे नहीं लिखा है, वो चौथा प्रकार होता है संविधान संशोधन विधेयक। तो सबसे पहले तो यह नोट कर लीजिए कि विधेयक 4 प्रकार के होते हैं, साधारण, धन, वित्त या संविधान संशोधन। हम यहाँ पे 3 विधेयकों के विषय में बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, और संविधान संशोधन विधेयक यहाँ नहीं पढ़ेंगे। अनुच्छेद 368 में उसका वर्णन है, वो हम बिल्कुल सेपरेट चैप्टर के तौर पर बाद में पढ़ेंगे। चलिए आइए, सबसे पहले आपको समझाते हैं। साधारण विधेयक ना बता के सीधे धन विधेयक पर आते हैं। उसका कारण यह है कि ये साधारण विधेयक आपको पढ़ना ही नहीं है अगर आप धन विधेयक और वित्त विधेयक को समझ जाते हैं। देखिए, ये धन विधेयक, ये वित्त विधेयक इतना पूछा जाता है, ये इससे छोटे छोटे वन लाइनर क्वेश्चन बहुत आते हैं प्री में, मेंस का ये बहुत ही क्रीमी टॉपिक है। तो फटाफट आपको समझा देते हैं कि धन विधेयक क्या है। देखिए, दोनों विधेयकों को पढ़ने के लिए आपको 2 चीज़ें पढ़नी है। पहला, उसकी परिभाषा पढ़नी है कि आखिर धन विधेयक है क्या, और दूसरा उसमें क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो दोनों चीज़ों को पढ़ते हैं। देखिए, मोटा मोटी आप 3 चीज़ें याद रखिए। इसको पढ़ाने का उद्देश्य यह है कि आप समझ जाएंगे कि जो विधेयक धन विधेयक नहीं है वो सब साधारण विधेयक होते हैं। तो इसको अलग से नहीं समझाएंगे आपको, इसके साथ ही लिंक करके समझा देंगे। देखिए, धन विधेयक 3 में से कोई भी एक कैटेगरी, कोई भी विधेयक जो मंत्री जी के द्वारा रखा जाता है, भाई विधेयक को मंत्री जी द्वारा रखते हैं, सरकारी सदस्य रखता है पटल पे, वो लोकसभा में रखता है या राज्यसभा में रखता है, अभी हम समझेंगे आगे। तो मंत्री जी के द्वारा कोई भी बिल जब पटल पे रखा जाता है, पेश किया जाता है, तो उसका निर्धारण करते हैं सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष कि वो धन विधेयक है या धन विधेयक नहीं है। तो किन किन पहलुओं पर करते हैं? सबसे पहले तो ये याद रखिए कि यहाँ लिखा भी हूँ मैं, लेकिन आप वर्बली भी याद रखिए कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, यह डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड करते हैं अध्यक्ष महोदय। कौन? लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर जिसे कहते हैं। अब कौन कौन सी कैटेगरीज उसमें होनी चाहिए जहां से ये पहचान करेंगे अध्यक्ष महोदय कि ये धन विधेयक ही है? तो सबसे पहली कैटेगरी है टैक्स से संबंधित। देखिए, मैं लिखा भी हूं यहां सारा कि किसी टैक्स का अधिरोपण, परिहार या परिवर्तन। आप ऐसे समझिए, किसी टैक्स को अगर सरकार बढ़ा देती है, किसी टैक्स को सरकार गिरा देती है, या उस टैक्स को ख़त्म ही कर देती है। टैक्स को बढ़ाया, टैक्स को गिराया, टैक्स को ख़त्म ही कर दिया। फॉर एग्जांपल, हमारे यहाँ GST का प्रावधान है, 1 जनवरी 2017 से GST आ गया है। मान लीजिए GST की दरें उसने बढ़ा दी,
जैसे जो 28% की कैटेगरी में आता है उसको 12% की कैटेगरी में ले आए, कोई वस्तु 5% की कैटेगरी में आती है उसको 12% कैटेगरी में ले गए, कोई 12% वाली है उसको 28% की कैटेगरी में ले गए। तो ये जो अप डाउन्स हैं, यानी टैक्स को बढ़ाया और टैक्स को गिराया, यह अगर इस विषय कोई प्रावधान से संबंधित कोई बिल आता है तो वो अध्यक्ष महोदय धन विधेयक की कैटेगरी में डालते हैं। दूसरा, संचित निधि और आकस्मिक निधि में धन जमा करना या निकालना। आप जानते हैं कि सारे सरकारी काम संचित निधि से होते हैं, वेतन देना, भत्ते देने, ये सब संचित निधि से होते हैं। संचित निधि के बारे में आप अलग से एक टॉपिक के रूप में मुझसे पढ़ेंगे, यहाँ वर्णन हुआ है, तो आप अनुच्छेद याद रखें। संचित निधि को 266 में वर्णित किया गया है, अनुच्छेद 266, और आकस्मिक निधि को 267 में वर्णित किया गया है। तो एक ऐसे ही एक आकस्मिक निधि होती है जो आकस्मिक किसी कार्य के लिए स्टोर की जाती है। तो संचित निधि और आकस्मिक निधि में धन जमा करना या निकालना, अगर इससे संबंधित कोई प्रावधान है, इससे संबंधित कोई विषय वस्तु पड़ी हुई है विधेयक में, तो उसको भी उठा के अध्यक्ष महोदय धन विधेयक घोषित कर देंगे। सरकार द्वारा उधार या कर्ज लिए गए धन का विनियमन, यानी सरकार जो उधार लेती है, कर्ज लेती है, किससे? बाहर के देशों से, विदेशों से, तो उसमें अगर कोई संशोधन करना है, नियमों में अगर कोई इंटरचेंज करना है, ये 3 कैटेगरीज में से अगर कोई एक कैटेगरी है, परिभाषा अनुच्छेद 110, अगर इन 3 में से कोई एक कैटेगरी है तो आप कह सकते हैं कि ये एक धन विधेयक है। आप नहीं कहेंगे, कहना लोकसभा अध्यक्ष को है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष ही ये डिसाइड करेंगे कि ये धन विधेयक है या नहीं है। तो सबसे पहले तो ये याद रखें, ये 3 चीजें बहुत विशेषता से याद रखें। और देखिए, मैं यहां लिखा नहीं हूं, यहां लिख देता हूं। आर्टिकल 110 में परिभाषा का वर्णन किया गया है, प्रावधान दिए गए हैं आर्टिकल 109 में। तो ये 3 चीजें होनी चाहिए। अब देखिए, समझिए, देखिए, अब आप प्रावधान पर आइए। धन विधेयक के प्रावधानों से बहुत क्वेश्चन आते हैं। कुछ बिंदु ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल भूलने ही नहीं है। मेंस में अगर ये आ जाए तो बिल्कुल आप ऐसे कैसे छाप के आए, लेकिन याद तो कर नहीं सकते जब तक यहाँ सेट नहीं है। तो बिंदु बार याद रखें। नंबर 1, धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही पारित किया जाता है, लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जाता है। पुनः स्थापित करना या पेश करना एक ही चीज है। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी भाषा आपकी राज्य व्यवस्था की लिख दी है, पुनः स्थापित या पेश करना। तो धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही स्थापित किया जाएगा। धन विधेयक सिर्फ सरकारी सदस्य ही पास करेगा, अर्थात मंत्री द्वारा ही पास किया जाएगा। धन विधेयक के विषय में राज्यसभा की शक्तियां ना के बराबर हैं। राज्यसभा ये बिल जाता है, कोई भी बिल लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा जाता है, तो ये भी राज्यसभा जाता है। लेकिन राज्यसभा के पास सिर्फ 14 दिन का समय होता है। किस चीज का? कि वो धन विधेयक के विषय में कोई संशोधन प्रस्तुत करे। अगर वो कोई संशोधन प्रस्तुत करती है, राज्यसभा अगर धन विधेयक के विषय में किसी संशोधन को आगे बढ़ाती है, तो बाद में कहानी लोकसभा के ऊपर ही आती है कि लोकसभा यदि चाहे तो उस संशोधन को स्वीकार करे, यदि ना चाहे तो उस संशोधन को फेल कर दे, छोड़ दे। तो अंतिम शक्तियां लोकसभा के पास ही होती हैं। नाम मात्र के लिए शक्तियां राज्यसभा के पास हैं, लेकिन वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बिल्कुल नगण्य शक्तियां हैं। लोकसभा ही सर्वोपरि है धन विधेयक में। तो लोकसभा में पुनः स्थापित होता है, मंत्री द्वारा ही पुनः स्थापित होता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। ये बहुत ही विशेषता से बिंदु याद रखें। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से स्थापित किया जाता है, यानी राष्ट्रपति से पहले अनुमति ली जाती है। अब देखिए, यहां पे एक चीज बड़ा ध्यान देने योग्य है। चूंकि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से पेश किया जाता है लोकसभा में, इसीलिए प्रश्न पूछा जाता है कि क्या धन विधेयक को बाद में, भाई अभी लोकसभा में पेश किया गया, फिर राज्यसभा में पेश किया जाएगा और फिर राष्ट्रपति के काउंटर पे पहुंचेगा फाइनल सिग्नेचर के लिए, तो क्या राष्ट्रपति उसे अस्वीकृत कर सकते हैं? नहीं कर सकते। राष्ट्रपति उसको लौटा नहीं सकते। देखिए, लिखा भी है मैंने यहाँ पे कि राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकते। धन विधेयक को राष्ट्रपति कभी भी पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। क्यों नहीं लौटा सकते? क्योंकि उनकी ही परमिशन से, यानी उनके ही पूर्व स्वीकृति से इसको पेश किया जाता है। तो यह बिंदु याद रखें। तो ये मैंने आपको बताया अभी कि राज्यसभा कोई संशोधन नहीं कर सकता। राज्यसभा सिर्फ 14 दिवसों के लिए धन विधेयक को रोक सकता है, लेकिन वो भी एक तरीके से झुंझुना ही है उसके हाथ में। उसके बस का कुछ नहीं है कि वो कोई संशोधन देगा तो लोकसभा उसको माने या ना माने, यह शक्ति लोकसभा के ऊपर है। तो 14 दिन तक उसे रोक सकता है। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। क्यों नहीं लौटा सकता? अभी बताया कि जब राष्ट्रपति की ही पूर्व सूचना से, राष्ट्रपति की ही पूर्व अनुमति से
उसको पास कराया जाता है या उसको पारित कराया जाता है, उसको पेश किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जब उसके काउंटर पे पहुंचता है तो वो उसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। हाँ, यह तो संभव है कि वो उसको रोक सकता है, वो उसको रोक सकता है या उसको पास कर सकता है। भाई राष्ट्रपति के पास 3 ही ऑप्शन होते हैं, कोई भी बिल हो, धन विधेयक नहीं, कोई भी बिल हो, 3 ऑप्शन होते हैं। पहला कि उसको एज इट इज स्वीकृति दे दे, दूसरा पुनर्विचार के लिए लौटा दे, और तीसरा कि उसको बिना कुछ बताए रोक ले, अनिश्चित काल के लिए उसे रोक ले। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए रोक नहीं सकता। ये चीज याद रखें। अब देखिए संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक के बारे में मैंने आपको पहले भी लेक्चर्स में बताया है। संयुक्त बैठक क्या होती है कि जब 2 सदनों में कोई मतभेद होता है कि एक सदन से पारित हुआ, दूसरे से पारित नहीं हुआ, या कुछ और विवादास्पद स्थिति पैदा हो गई, मैंने यहाँ पर लिखा भी है, अंत में आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो संयुक्त बैठक की स्थिति जो है वो धन विधेयक के मसले में नहीं बुलाई जा सकती। क्यों नहीं बुलाई जा सकती? क्योंकि आपको सिर्फ अपनी खुपड़िया में ये याद रखना है कि नाम मात्र के लिए राज्यसभा को धन विधेयक में डाला गया है, यानी विधेयक राज्यसभा जाएगा, 14 दिन वहाँ घूमे फिरेगा, फिर लौट के आएगा। लेकिन आप मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि राज्यसभा की शक्तियाँ 0 के लगभग समान हैं इसमें। तो संयुक्त बैठक बुलाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। संयुक्त बैठक का मतलब राज्यसभा भी अपना मत दे, लेकिन राज्यसभा को बिल्कुल नग्न कर दिया है धन विधेयक में हमारे संविधान ने। तो संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। अध्यक्ष का प्रमाणन आवश्यक है, ये मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया कि अध्यक्ष ही ये डिसाइड करेगा कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं है। कैसे डिसाइड करेगा? ये 3 बिंदु देखेगा। अगर इसमें से कोई एक बिंदु है बिल में, यानी किसी टैक्स की बात हो रही है, टैक्स बढ़ रहा है, घट रहा है, या टैक्स हटाया जा रहा है, अगर संचित निधि या आकस्मिक निधि से पैसा निकालने या डालने की बात हो रही है, मतलब उसमें पैसा निकालना है या उससे पैसा डालना है, संचित निधि से या आकस्मिक निधि से, उस विषय में, या सरकार द्वारा जो धन उधार लिया गया है, कर्ज लिया गया है, उसके विनियमन की बात हो रही है, या फिर यूं कहें साधारण भाषा में तो सरकारी द्वारा कोई कर्ज लिया गया है तो उस पर संशोधित कोई नियम आया है या नहीं, उस विषय में अगर कोई बात है, इन 3 में से कोई भी अगर एक कैटेगरी है तो अध्यक्ष डिसाइड करेगा कि ये धन विधेयक है। अगर धन विधेयक है तो ये सारे प्रावधान होंगे। आप समझ गए अच्छे से? अब आते हैं साधारण विधेयक पे। देखिए, इसको पहले पढ़िए, इससे लिंक करके आप ये सब पढ़िए। साधारण विधेयक की परिभाषा क्या है? वो कोई भी विधेयक जिसमें वित्त शामिल नहीं होता, सब साधारण विधेयक होते हैं। मोटा मोटी आप ऐसे समझें कि वित्त से संबंधित तो कम ही बिल आते हैं, वित्त से या धन से संबंधित ना के बराबर बिल आते हैं, और बाकी जितने भी बिल आते हैं, काफ़ी सारे बिल आते हैं देश को चलाने के लिए, काफ़ी सारे कानून बनाए जाते हैं, तो जितने भी वित्त को छोड़ के बिल आते हैं, पेश किए जाते हैं, पारित होते हैं, कानून बनते हैं, वो सारे के सारे विधेयक साधारण विधेयक की कैटेगरी में आते हैं। तो परिभाषा के रूप में सिर्फ इतना याद रखें कि वो सभी विधेयक जो वित्त नहीं है वो साधारण विधेयक होते हैं। अब इनके प्रावधानों के बारे में क्या याद रखना है? इनसे लिंक करके पढ़िए, आपको वो पढ़ना भी नहीं है, यहाँ से ही सारी कंडीशंस आएगी। देखिए, ये सिर्फ लोकसभा में पूरा स्थापित किए जा सकते हैं। इसको पढ़िए आप। नंबर 1, धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, लेकिन साधारण विधेयक किसी भी, यानी लोकसभा या राज्यसभा किसी में पेश किया जा सकता है। इसमें सिर्फ मंत्री द्वारा ही स्थापित किया जाता है, यानी कि जो सरकारी सदस्य होगा, मंत्री का मतलब क्या होता है? सरकारी सदस्य। तो सिर्फ सरकारी सदस्य ही धन विधेयक को पेश कर सकता है, लेकिन साधारण विधेयक को कोई भी सदस्य पेश कर सकता है, सरकारी हो या गैर सरकारी हो। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पूरा स्थापित होता है। कौन सा? धन विधेयक। धन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति बिल्कुल भी नहीं चाहिए इसको पेश करने के लिए। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होती। राज्यसभा कोई संशोधन नहीं कर सकता, राज्यसभा संशोधन कोई नहीं कर सकता। धन विधेयक में विशेष पावर दी गई है लोकसभा को, लेकिन यहां भैया राज्यसभा बड़ा अड़ंगा लगाता है। जो साधारण विधेयक होते हैं, धन विधेयक बहुत ही आसानी से पारित क्यों हो जाता है? क्योंकि बाहर राज्यसभा के पास कोई ताकत ही नहीं है, और हर साधारण विधेयक में अड़ंगा लगता है राज्यसभा का। क्यों? क्योंकि वहां राज्यसभा के पास उतनी ही पावर है जितनी लोकसभा के पास। बहुत हाईलाइट करके इस पॉइंट को पढ़ें, बहुत ही हाईलाइट करें इसे। राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक राज्यसभा कुछ नहीं कर सकता।
अगला बिंदु, यहां आपने पढ़ा कि राज्यसभा सिर्फ 14 दिन उसे रोक सकता है, लेकिन यहां 6 महीना रोक सकता है। धन विधेयक में 14 दिन रोक सकता है, साधारण विधेयक में 6 महीना रोक सकता है। संयुक्त बैठक यहां नहीं बुलाई जा सकती। क्यों नहीं बुलाई जा सकती, मैंने आपको बताया। संयुक्त बैठक तो 2 सदनों की बुलाई जाती है, दोनों सदनों के पास जब समान पावर हो तब बुलाई जाती है। जहां धन विधेयक की हम बात करते हैं, जहां पे राज्यसभा को लगभग ना के बराबर नगण्य शक्तियां दी गई हैं, इधर 6 महीना दिया गया है, इधर 14 दिन दिया गया है। चलो ठीक है, 14 दिन दिए गए हैं, लेकिन 14 दिन में भी जो संशोधन पेश करेगी उसको तो मान लो भैया, लेकिन नहीं, हमारे संविधान में यह वर्णन है कि राज्यसभा कुछ भी संशोधन दे, मानने को लोकसभा मान सकती है लेकिन बाध्य नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यहां पे सीन बिल्कुल उल्टा है। संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। क्यों? क्योंकि यहां राज्यसभा और लोकसभा दोनों का समान ओहदा है। अब देखिए, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता धन विधेयक को। क्यों नहीं लौटा सकता? क्योंकि पहले तो उससे पूछा है कि पेश कर दें, उसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। यहां तो पूर्व अनुमति से पेश हो नहीं रहा है। ध्यान दें, यहां पूर्व अनुमति से पेश नहीं हो रहा है। कौन सा बिल? साधारण विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश नहीं करते। तो जब पूर्व अनुमति से पेश नहीं करे हैं तो पुनर्विचार के लिए क्यों नहीं लौटाएगा? तो पुनर्विचार के लिए बिल्कुल लौटा सकता है। लिंकिंग करके पढ़ें, रटे नहीं, एक दोनों चीजों को लिंकिंग करके पढ़ें। जैसे यही 2 चीजें हैं कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है, तो जब राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति नहीं ली है तो भैया बिल्कुल लौटा सकता है। और जहां राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ले ली, पहले ही राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ले चुके हैं, तो जब पहले ही राष्ट्रपति ने कहा है ठीक है पेश करो इसे, तो क्यों लौटा लेगा? बिल्कुल नहीं लौटा लेगा। ऐसे लिंकिंग करके पढ़िए। तो इन दोनों को एक साथ पढ़िए। ये धन विधेयक है, ये साधारण विधेयक है। मोटा मोटी 2-3 चीजें आप याद रखें। यहां संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, जबकि यहां संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती। ये किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ लोकसभा में पेश होगा। राष्ट्रपति इसमें यानी कि साधारण विधेयक में पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, क्योंकि उसकी पहले से अनुमति नहीं ली जाती। ये नहीं लौटा सकता धन विधेयक, क्योंकि इसमें पूर्व अनुमति ली जाती है। यह 6 महीने तक राज्यसभा अपनी टोकरी में रख सकता है, लेकिन यह सिर्फ 14 दिन तक। इसमें राज्यसभा को पूरी पावर है कि वो संशोधन कर सकता है और उसके संशोधनों पे पूरा विचार किया जाता है लोकसभा में, लेकिन यहाँ सिर्फ झुंझुना हिलाने के लिए उसको 14 दिन दिए गए हैं। कोई पावर नहीं है। लोकसभा चाहे तो माने, चाहे ना माने। क्लियर? साधारण विधेयक, धन विधेयक। धन विधेयक के 2 अनुच्छेद आपको याद रखने हैं, आर्टिकल 109, आर्टिकल 110। आर्टिकल 109 अनुच्छेद 109 धन विधेयक के प्रावधानों पर चर्चा करता है। जो आप नीचे लिखा देख रहे हैं ये सब प्रावधान है। और धन विधेयक की परिभाषा, यानी कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा, जो ऊपर लिखा हुआ है वो 109 है। आर्टिकल 109 अनुच्छेद 109। ध्यान रखें अच्छे से। अब हम आते हैं वित्त विधेयक की तरफ। देखिए, वित्त विधेयक आप ऐसे कहें कि धन विधेयक अपने आप में कोई स्वतंत्र विधेयक नहीं है। ध्यान से सुने, धन विधेयक अपने आप में कोई स्वतंत्र विधेयक नहीं है, वित्त विधेयक का ही भाग है। या यूं कहें कि प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक एक धन विधेयक नहीं होता। पुनः सुने, वित्त विधेयक में धन विधेयक शामिल होता है, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता। वो इसलिए कह रहा हूं कि जो वित्त विधेयक होता है इसमें वित्त के समस्त मामले आते हैं। भाई, वित्त विधेयक का मतलब वित्त से संबंधित समस्त मामले, यानी वो कोई भी बिल जो वित्त से संबंधित है वो वित्त विधेयक के अंतर्गत आता है। राजस्व से हो, व्यय से हो, अप से हो, अपव्यय किसी से भी हो, वो सब वित्त विधेयक के अंतर्गत आता है। मामले इसमें वो तो लिए ही जाते हैं, ध्यान दीजिए, मामले इसमें वो तो लिए ही जाते हैं जो धन विधेयक से संबंधित होते हैं। मामले इसमें वो भी लिए जाते हैं जो धन विधेयक के अतिरिक्त होते हैं। देखिए, धन विधेयक में तो यही 3 मामले हैं। धन विधेयक के अतिरिक्त भी जितने वित्तीय मामले होते हैं वो सब वित्तीय विधेयक के अंतर्गत आते हैं। तो मैं यहाँ लिख भी दिया हूँ, कुछ आप नोट करें, अच्छे से समझें कि वित्तीय मामले जो राजस्व या व्यय से संबंधित हैं, विकासात्मक व्यय से संबंधित है। विकास करना ही तो काम है। सरकार का काम क्या है? विकास करना। विकास बातों से होगा, विकास तो पैसे से होगा। तो जो भी विकासात्मक व्यय से संबंधित मामले हैं, विकासात्मक खर्चे से संबंधित मामले हैं, वो सब वित्त विधेयक के अंतर्गत आते हैं। धन विधेयक के अतिरिक्त
समस्त वित्तीय मामले इसमें जुड़े हुए हैं। कोई भी धन विधेयक से अतिरिक्त वित्तीय मामला है वो वित्त विधेयक के अंतर्गत आता है। अब मोटी मोटी चीज क्या याद रखनी है, आपने यहां प्रावधान पढ़े, यहां प्रावधान पढ़े और यहां भी प्रावधान पढ़ेंगे। प्रावधानों में सबसे पहले तो आप यह समझें कि वित्त विधेयक जो होता है वो दो प्रकार का है। वित्त विधेयक भी दो प्रकार का होता है। इसमें बड़ा सा कंफ्यूजन है, कई बार ये पढ़ा दिया जाता है और कई बार बच्चे पढ़ भी ये लेते हैं कि धन विधेयक जो है, ध्यान से सुनिएगा, कि धन विधेयक जो है वो केवल लोकसभा में पारित किया जाता है, मतलब पूरा स्थापित किया जाता है, बाद में तो राज्यसभा भी जाता है, लेकिन उसका प्रारंभ लोकसभा से होता है, या यूं कहें कि लोकसभा में पेश किया जाता है। और वित्त विधेयक किसी भी सभा में, यानी निचले सदन या उच्च सदन किसी में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में पेश कर दो या लोकसभा में पेश कर दो ना। यहाँ दो कैटेगरीज हैं, याद रखनी है। सबसे पहले अनुच्छेद याद रखें, अनुच्छेद है 117, 117 में वर्णन किया गया है। और 117 की भी दो कैटेगरीज हैं, 117(1) और 117(3). तो 117(1) के अंतर्गत, यानी वित्त विधेयक भी दो प्रकार के हैं, ध्यान रखें, 117(1), 117(3). 117(1) के अंतर्गत जो वित्त विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे वो सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किए जाएंगे, और 117(3) के अंतर्गत जो वित्त विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे वो किसी भी सदन से प्रस्तुत किए जाएंगे। यह ध्यान रखें, ये सिर्फ लोकसभा से प्रस्तुत होगा और यह किसी भी सदन से प्रारंभ हो जाएगा, ये याद रखें, ठीक है। अब देखिए वित्त विधेयक में वो कौन सी खूबियां हैं, या ये कहें, ऐसे कहें कि वित्त विधेयक किस मामले में धन विधेयक से अलग है। ये बहुत पूछा जाता है, भाई धन विधेयक में क्या है कि केवल लोकसभा में पेश होगा, ये होगा, वो सब आपने यहाँ पढ़ा है। अब कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो धन विधेयक को वित्त विधेयक से जुदा करते हैं, तो वो बहुत विशेषता से याद रखें। सबसे पहला जो आपको याद रखना है, सबसे पहला जबरदस्त, वो ये है कि धन विधेयक में आपने अभी पढ़ा कि राज्यसभा के पास कोई भी ताकत नहीं है, यानी राज्यसभा कोई संशोधन देगी तो लोकसभा उसे माने या ना माने ये संभव है, लेकिन वित्त विधेयक में ऐसा नहीं है। वित्त विधेयक में राज्यसभा को कुछ शक्तियां प्राप्त हैं, तो राज्यसभा संशोधन कर सकती है, ये ध्यान रखें, राज्यसभा संशोधन कर सकती है। पहला तो ये बिंदु याद रखें। और दूसरा ये है कि संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। यहां पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं था, धन विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, लेकिन वित्त विधेयक में बुलाई जा सकती है। धन विधेयक में राज्यसभा को विशेष पावर्स नहीं दिए गए हैं, संशोधन तो प्रस्तुत कर सकती है, लेकिन लोकसभा माने या ना माने उसके लिए लोकसभा स्वतंत्र है। लेकिन अगर हम वित्त विधेयक की बात करें तो यहां राज्यसभा के संशोधनों पर चिंतन अवश्य होगा। यह दो बिंदु याद रखें। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, यह भी याद रखें। यहां पे राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, लेकिन इस कंडीशन में वित्त विधेयक के मामले में राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो ये मूलभूत अंतर हैं वित्त विधेयक में और धन विधेयक में। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया, सबसे पहले आप धन विधेयक पढ़ें, अनुच्छेद 109 पढ़ें, अनुच्छेद 110 पढ़ें। अनुच्छेद 110 में इनकी परिभाषाएं दी गई हैं। अगर संचित निधि से, आकस्मिक निधि से, यानी 266 से या 267 से पैसा निकाला है या डाला है तो अध्यक्ष महोदय कहेंगे कि हाँ यह धन विधेयक है। अगर टैक्स को बढ़ाया है, टैक्स को घटाया है या टैक्स को खत्म कर दिया है तो अध्यक्ष महोदय कहेंगे हाँ यह धन विधेयक है। और अगर कंडीशन सरकार के उधार लेने से संबंधित है, यानी कोई उधार लिया है विदेश से, उधार किससे लेगी, उत्तर प्रदेश से बिहार थोड़ी उधार लेगी, केंद्र सरकार। भाई यहाँ सरकार जो शब्द लिखा देख रहे हैं इसका मतलब है केंद्र सरकार। तो अगर विदेश से ऋण लिया है, विदेशी ऋण लिया है, तो उसमें संशोधित नियमों से संबंधित कोई मैटर है, मसला है, तो वो भी अध्यक्ष महोदय ये कहेंगे कि हाँ ये धन विधेयक है। इन तीन में से कोई एक कैटेगरी अगर बिल में है तो अध्यक्ष महोदय यह निर्धारित करेंगे। कौन निर्धारित करेगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? अध्यक्ष। कौन अध्यक्ष? लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर, वो निर्धारित करेंगे। क्या क्या निर्धारण करेंगे? ये सब निर्धारण करेंगे, ये सब प्रावधान है। केवल लोकसभा में पुनर्स्थापित होगा, मंत्री द्वारा पुनर्स्थापित किया जाएगा, मंत्री द्वारा पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता है। राज्यसभा में कोई संशोधन नहीं, राज्यसभा कोई संशोधन नहीं कर सकता। राज्यसभा सिर्फ 14 दिन के लिए उसे रोक सकता है। ये सारे पार्ट आप पढ़ें,
इनसे ये पार्ट बनाएं, इनमें ये सब हो सकता है, इनमें थोड़ी सी खुली आज़ादी है। पढ़ने का तरीका सीखें आप, चीज़ों को याद मत करें। यहाँ सिर्फ शब्द लगा हुआ है, सिर्फ शब्द हटाइए यहाँ पूरा। यहाँ सिर्फ लोकसभा, यहाँ लोकसभा या राज्यसभा कोई भी, यहाँ सिर्फ मंत्री पेश करेगा, यहाँ मंत्री पेश करेगा, गैर सरकारी सदस्य पेश करेगा। तो ऐसे चीज़ों को लिंकिंग करके पढ़ें आप। साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, इन तीनों विधेयकों को एज इट इज़ लिखें जैसे मैंने लिखा है और अच्छे से मनन करें। एक और विधेयक यहाँ रह जाता है जिसे हम कहते हैं संविधान संशोधन विधेयक, जो 368 में वर्णन है। उसको मैंने बताया कि हम सेपरेट लेक्चर में उसे पढ़ेंगे बाद में। आगे जब हम संविधान में थोड़ा सा आगे पहुँचेंगे, जब इस आर्टिकल पर आएंगे तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। मेन ये 3 विधेयक हैं और इन 3 विधेयकों में भी जो बहुत ज़्यादा मेन है वो ये और ये आप बहुत अच्छे से पढ़ें। देखिए, अब आपको समझा देते हैं कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक या संयुक्त अधिवेशन क्या होता है, क्या है ये कॉन्सेप्ट। तो संयुक्त अधिवेशन, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, संयुक्त अधिवेशन का मतलब होता है कि कोई ऐसा मसला, कोई ऐसा विवाद जो एक सदन से तो पार हो चुका है, कोई अधिनियम है, कोई विधेयक है, किसी विधेयक पे एक सदन द्वारा पारित कर दिया गया है। कोई विधेयक जो है वो एक सदन ने पारित कर दिया, दूसरे सदन के पास पहुंचा। मान लीजिए लोकसभा से पारित हो गया और राज्यसभा पहुंचा। अब राज्यसभा ने 3 में से कोई भी एक स्थिति अगर पैदा कर दी, ध्यान से सुनिए, 3 में से कोई भी एक स्थिति अगर पैदा कर दी तो राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। अब वो आपको भी बताएंगे आगे, पहले वो 3 स्थितियां सुनिए। पहली स्थिति कि अगर विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया, यानी कि राज्यसभा ने अस्वीकृत कर दिया, पहले विधेयक सदन ने जो कुछ भी भेजा उसे अस्वीकृत कर दिया गया। दूसरा कि जो बिल भेजा गया, पेश किया गया, लोकसभा से पारित हो गया और राज्यसभा में भेजा गया, तो लोकसभा ने जिन संशोधनों को करके उसको भेजा, उन संशोधनों को ही अस्वीकृत कर दिया गया। यानी अगर सदन ने विधेयक में जो संशोधन करे हैं वो संशोधन ही मानने से मना कर दिए, दूसरी कंडीशन। और तीसरी सबसे प्रमुख कंडीशन होती है, मुख्य रूप से यही सबसे प्रमुख कंडीशन होती है कि जैसा कि हम आपको बताए अभी, साधारण विधेयक के मसले में, धन विधेयक तो गिने चुने विधेयक होते हैं, साल भर में मेन विधेयक तो साधारण विधेयक आते हैं। तो साधारण विधेयक के मसले में मैंने आपको बताया कि 6 महीने का समय होता है राज्यसभा के पास। कोई भी बिल राज्यसभा के पास आया, 6 महीने तक उसे हिलगाए रखो, आराम से उस पर डिस्कस करो या ना करो, 6 महीने का समय है। 6 महीने से पहले लोकसभा आपसे वो चीज़ मांग नहीं सकती और राष्ट्रपति आपको इन्फोर्स नहीं कर सकता। तो 6 महीने तक भी अगर कोई विचार विमर्श नहीं हुआ, यानी राज्यसभा ने 6 महीने तक भी उसे पारित नहीं किया, तो भी ऐसी कैसी सिचुएशन आ जाती है कि वो दोनों सदनों की बैठक बुलाने की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो दूसरे सदन द्वारा, यानी कि राज्यसभा, दूसरे सदन का मतलब यहाँ पे राज्यसभा से है मुख्यतः, 6 महीने से ज़्यादा समय हो गया और उसको भेजा ही नहीं, 6 महीने से ज़्यादा समय हो गया और उसको भेजा ही नहीं, तब भी फिर वही कंडीशन आ जाती है। क्या कंडीशन आ जाती है कि इस स्थिति में भी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। तो ये तो 3 कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। अब 2 चीज़ें बहुत विशेषता से याद रखो। क्या? संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, और दूसरा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो पहले भी बताया है, लिख के बताया है, पुनः बता दे रहे हैं क्योंकि पढ़ा रहे हैं। संयुक्त बैठक को बुलाता है राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद में लिखा है? आर्टिकल 108 में लिख लीजिए, अनुच्छेद 108 के द्वारा राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं। और एक यहां लिखूंगा तो शायद आपको दिखेगा नहीं, नीचे के साथ कट सकता है। और 118 के द्वारा, मैं लिख दे रहा हूं, आप नोट करें, अनुच्छेद 108 में यह वर्णन है कि संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति महोदय द्वारा ही बुलाया जाएगा। और अनुच्छेद 118 में यहां लिखा है, मैंने, आप लिख लीजिए, यह वर्णन है कि दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन को, संयुक्त बैठक को लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में बुलाया जाएगा। यानी कि उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? स्पीकर, हाउस ऑफ द पीपल का स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करेगा। ये 2 अनुच्छेद विशेषता से याद रखें। एक और पॉइंट आपको यहां बता देता हूं, अभी तक सिर्फ 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है
1961 में, 78 में और 2002 में। तो ये एक टोटल चैप्टर आपके सामने प्रस्तुत था विधेयक से संबंधित। बहुत से सवाल आते हैं, ये छोटे छोटे जो लाइन मैंने बना के यहाँ लिखे हैं ना, इन हर लाइन से क्वेश्चन आते हैं आपके प्री में। मेंस में तो सीधे सीधे आपसे पूछ देगा धन विधेयक और वित्त विधेयक में फर्क क्या है। ऐसे खांचा खींचिएगा, ऐसे ही छाप के आ जाइएगा, आप एज इट इज छाप के आ जाइएगा। 15 में 11 नंबर देगा, आपको 12 नंबर देगा अगर एज इट इज आप छाप के आ गए। तो ये चार्ट इस तरीके से बनाइए। कॉपी, जिस कॉपी में आप नोट्स बनाते हैं उसमें लैंडस्केप फॉर्म में ये चार्ट बनाइए और ऐसे इंटरलिंक करके पढ़िए। देखिए पॉइंट में लिखा करिए आप, जैसे आप मेरे वीडियोस में देखते होंगे मैं सब कुछ आपको पॉइंट में परोसता हूँ, इसलिए कि पॉइंट में जब आप पढ़ेंगे तो एक तो दोनों चीज़ों को इंटरलिंकिंग करना सीखेंगे, ऊपर की लाइन को नीचे की लाइन से इंटरलिंकिंग करना सीखेंगे, और कोशिश ये करें कि चीज़ों को साथ साथ पढ़ें। जैसे अगर मैं ये अलग लिखता और ये अलग लिखता तो ये जो मैंने आपको यहाँ इंटरलिंकिंग बताई है ये इतनी अच्छे से समझ में आती नहीं आती। तो एक दूसरे को जोड़ के पढ़ना सीखिए। तो साथियों आज हमारा खत्म हो गया है विधेयक। जैसे कि मैंने बताया कि संविधान संशोधन हम आगे पढ़ेंगे, विधेयक हमारा आज खत्म हो गया है। अब संसद में लोकसभा हम पढ़ चुके हैं, राज्यसभा पढ़ चुके हैं, संसद की कार्यवाही में प्रश्नकाल, शून्यकाल पढ़ चुके हैं, सारे प्रस्ताव पढ़ चुके हैं। आज आपने धन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक पढ़ लिया है। अब एक दो टॉपिक और बचे हैं संसद के, जैसे आप प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, हालांकि वो संसद का हिस्सा नहीं है, मैं भाग 5 की यहाँ बात कर रहा हूँ। संसद में आप अभी संसदीय समितियाँ और पढ़ेंगे, मुख्य रूप से संसदीय समितियाँ, जिसमें स्थायी समितियाँ हैं, कुछ अस्थायी समितियाँ हैं, बहुत सारे प्रश्न आते हैं समितियों से। तो इसके ठीक बाद आप स्थायी और अस्थायी समितियों के बारे में, यानी स्टैंडिंग कमेटीज़ और एडहॉक कमेटीज़ के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। आज के लिए इतना ही। कमेंट में ये जरूर बताया करें कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा, कमेंट जरूर किया करें, और ये ज़रूर बताया करें कि आपको लेक्चर में क्या अच्छा नहीं लगा। आप ये भले ही ना लिखा करें कि आपको क्या अच्छा लगा, लेकिन ये अवश्य लिखा करें कि आपको इसमें क्या अच्छा नहीं लगा, जिससे और सुधार किया जा सके। चलिए मित्रों, बहुत जल्दी मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। धन्यवाद।